नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। पब्लिक एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लॉकडाउन का अभी फिलहाल तीसरा फेज चल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में प्रोविजन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजास्टर से निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस इशू की जा सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को उन गाइडलाइंस को इन्फोर्स करना होता है। यही किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट देखो, राइटर्स के द्वारा कहा जाता है इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस इशू करना और स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी भी आज़ादी ना देना कि वो उन गाइडलाइंस को रिवाइज कर सकें, ये ना सिर्फ काउंटर प्रोडक्टिव है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। दो एस्पेक्ट्स पर आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा। एक एक करके हम दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन इशू करना काउंटर प्रोडक्टिव है और क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहले बात करते हैं काउंटर प्रोडक्टिव क्यों है। देखो, जब तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब लॉकडाउन का जब तीसरा फेज स्टार्ट हुआ 4 मई से, उससे पहले देश के जिलों को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। कौन सा जिला कौन से जोन में आता है, इसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दी विभिन्न स्टेट्स को कि आप पब्लिक एक्टिविटीज़ को ओपन कर सकते हो ग्रीन जोन में, लेकिन रेड जोन में आप पब्लिक एक्टिविटीज़ को ओपन नहीं कर सकते। इस प्रकार से जोन के आधार पर विभिन्न जिलों में पब्लिक एक्टिविटीज़ को ओपन करने की छूट दी गई। बट देखो, बात यह है, आरोप लगता है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कि दिल्ली में बंद कमरे में बैठ के बाबू लोग ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा जो जिला है वो ग्रीन जोन में आता है, कौन सा रेड जोन में आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, उन्हें सिचुएशन का ज़्यादा पता है। वो ज़्यादा बेहतर ढंग से विभिन्न जिलों को इन 3 जोन्स में अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे केरला का एग्जाम्पल दिया जाता है। केरला देखो बहुत हद तक कोविड-19 की कर्व को फ्लैट करने में कामयाब हो पाया है। नए केसेस नहीं आ रहे हैं सामने केरला में। तो केरला ने जब पब्लिक एक्टिविटीज़ को ओपन करने की कोशिश की तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खत लिख दिया गया केरला गवर्नमेंट को कि आप हमारी डायरेक्शंस के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो, आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के विरुद्ध होगा। तो इसीलिए राइटर के द्वारा कहा जाता है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन इशू करना, ये सही नहीं है। इससे तो देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा और विभिन्न स्टेट्स ना तो बेहतर ढंग से इकोनॉमी को ओपन कर सकेंगे, ना ही बेहतर ढंग से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकेंगे। तो ये पहला एस्पेक्ट है कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को इस प्रकार से गाइडलाइंस इशू करना अनप्रोडक्टिव हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। दूसरा एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। हमारे संविधान का जो शेड्यूल 7 है, इसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरे नंबर पर कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज आती हैं उन पर कानून बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज आती हैं उन पर कानून बनाए जा सकते हैं स्टेट असेंबलीज के द्वारा। और तीसरे नंबर पर कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्रीज आती हैं उन एंट्रीज पर कानून बनाए जा सकते हैं ना सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बल्कि स्टेट असेंबलीज के द्वारा भी। और ये जो पावर्स है ना, ये को एक्सटेंसिव हैं। को एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है, जिन एंट्रीज पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है उन एंट्रीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन भी ले सकती है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से जिन एंट्रीज पर स्टेट असेंबलीज कानून बना सकती हैं उन एंट्रीज पर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकती हैं। और उसी प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा आर्टिकल 248 हमारे संविधान का ये कहता है, मान लीजिए कोई एंट्री किसी भी लिस्ट में नहीं आती है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ये जो बची हुई एंट्रीज है ना, इन पर कानून बनाने की पावर होगी पार्लियामेंट की।
डिजास्टर मैनेजमेंट पर कानून कब बना? 2005 में बना। तो डिजास्टर से संबंधित एंट्री किसी भी लिस्ट में नहीं थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एंट्री अगर किसी भी लिस्ट में नहीं आती है तो उस पर कानून बनाने की पावर होती है पार्लियामेंट पर, और पार्लियामेंट ने कानून बना दिया 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ के स्फीयर्स में, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। यह सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अपने एक जजमेंट में भी क्लैरिफाई किया था, गॉडफ्रे फिलिप्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स केस में। क्या प्रिंसिपल होता है, क्या डॉक्ट्रिन होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का? जब देखो दो लॉज के बीच या फिर एक ही लॉ के दो प्रोविजंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ओवरऑल इंटेंट को देखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आप टेक्निकलिटीज में नहीं जाइएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दो प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन ये कहता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स की किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोविजन ऐसा भी है जो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन नॉमिनेट द कैंडिडेट्स। तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो जब भी इसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट आता है दो कानूनों के बीच या फिर एक कानून के दो पार्ट्स के बीच, तो ओवरऑल इंटेंशंस को देखा जाएगा। जब कानून बनाया गया था तो ओवरऑल इंटेंशंस क्या थी और उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी दोनों कानूनों के बीच या फिर एक कानून के दोनों प्रोविजंस के बीच। तो ये हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली, और ये आर्टिकल के नाम भी आप याद रख सकते हो जो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर जो होती है वो को एक्सटेंसिव होती है। मतलब आर्टिकल 73 के अनुसार पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है उन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन भी ले सकती है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन की हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से स्टेट असेंबली जिन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है 7वें शेड्यूल के अनुसार उन्हीं सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन भी ले सकती है। अब आप पूरा कंसेप्ट समझिए, मतलब बेसिक्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस देना महामारी की सिचुएशन में क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो महामारी जो है वो डिजास्टर है या फिर नहीं है। सर्टेनली डिजास्टर मान सकते हैं महामारी को, क्योंकि डिजास्टर की डेफिनेशन काफी ज्यादा ब्रॉड है। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो डिजास्टर की डेफिनेशन है उसमें महामारी का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं आप बोल सकते हो ये एक डिजास्टर है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया। बट देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा रेजिडरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। आर्टिकल 248 के अनुसार डिजास्टर किसी भी लिस्ट में नहीं आता था 7वें शेड्यूल की, इसलिए पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस सब्जेक्ट पर कानून बना दिया और जिसे अब इन्वोक भी कर दिया गया है। लेकिन 7वें शेड्यूल के अनुसार कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक लिस्ट में आते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये देखो दूसरी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में। और अभी महामारी की सिचुएशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत है किसकी है? हेल्थ की है। और हेल्थ के इशू पर मेन जो एक्शंस लिए जाने चाहिए थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। इवन देखो एक और सब्जेक्ट जो साफ तौर पर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंटरस्टेट स्प्रेड ऑफ कंटाजियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ये सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है? तीसरी लिस्ट में। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों कानून बना सकते हैं इससे निपटने के लिए। और इनफैक्ट इस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी एक कानून है, आपको पता भी है, बताइए जल्दी से बताइए। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। देखो इस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट्स एप्रोप्रिएट मेजर्स लेती हैं ताकि इन्फेक्शियस डिजीज और कंटाजियस डिजीज को स्प्रेड होने से रोका जा सके। मतलब इस एक्ट को जब इन्वोक किया जाता है तो ज़्यादा पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ इंस्पेक्शन और उन पर्सन्स को डिटेन करना जो कंट्री में आ रहे हैं या फिर कंट्री से जा रहे हैं। लेकिन इस एक्ट को ओवरकम कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
समझ गए? मतलब राइटर्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है राइटर के हिसाब से कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था रेजिडुअरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। अभी जो महामारी की सिचुएशन है इसे डिजास्टर कहा तो जा सकता है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि पैंडेमिक को डिजास्टर माना जाएगा, जबकि इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने के लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं जिनमें ज़्यादा पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है, लेकिन उन कानूनों को ओवरकम करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शंस दी जा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है राइटर्स के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।